नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृषि की बात इंद्र के साथ में। और आज हमारी चर्चा का विषय होगा कॉप 26। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी मीटिंग है जो नवंबर के महीने में की गई थी और इसमें नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ देश और विदेश के कई सारे नेता पहुंचे। अब इन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करी। ये कहा कि कई देश जैसे भारत और चाइना जो है बहुत जल्द ही कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ लोगों ने बड़ी बड़ी मिसालें दी, बड़ी बड़ी बातें कहीं कि किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र को भी हम बदलेंगे, किस प्रकार से मीथेन गैस के ऊपर एक बड़ी ट्रीटी साइन की गई। और साथ ही साथ ये कहा गया कि भारत की जो गायें हैं वो किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज के लिए जो है उसको प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, ये बड़े सारे मुद्दे थे जो भारत की कृषि को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए शो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बहुत जल्दी। जी, सबसे पहले तो डॉक्टर वंदना शिवा जी, और उसके बाद हमारे पूर्व फॉरेन सचिव श्याम सरन जी, जो साथ ही साथ कॉप में नेगोशिएटर भी रह चुके हैं और कई सारी जो क्लाइमेट की बातें होती हैं भारत में, उन सब में भागीदारी कर चुके हैं। तो इससे पहले हम अपने अतिथियों के पास पहुंचे, दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ऐसा समा था जहां पे सारे देश आए और उन्होंने कहा कि हम 1.5 डिग्री का लक्ष्य बनाते हैं। अब इस लक्ष्य को बनाने के लिए या हासिल करने के लिए जो उन्होंने प्लान बनाया, जो उन्होंने तरीके निकाले, उसमें से कहीं ना कहीं कृषि, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वो बिल्कुल ही गायब था। इसमें जहां तक बात थी कृषि की, वहां पे लोगों ने बात करी मीथेन की। आप जानते होंगे कि मीथेन ऐसी गैस है जो ज़्यादातर जो है वो फैक्ट्री फार्म से निकलती है, या जिस प्रकार से पश्चिम में जिस प्रकार से पशुपालन होता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में गायों को बचपन के समय से बंद कर दिया जाता है और फिर उनका जो है वहीं वहीं पे उन्हीं का मीट बना के बेचा जाता है। तो ये उन तरह के जो लोग थे, जो उस तरह की जो मीथेन की बातें थीं, उस फॉर्मूला को लेके उसे भारत की गायों के ऊपर थोपा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भारत की गायों से जो है पूरे विश्व को खतरा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था। भारत इसमें सिग्नेटरी था इस ट्रीटी में मीथेन की, जहां पे बातचीत और आगे बढ़ी। लेकिन किसी भी देश ने ये नहीं कहा कि जो 16% जो कार्बन एमिशंस आते हैं आपकी एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर में भी कौन सा एग्रीकल्चर से, जी कोई जैविक खेती, जीरो बजट एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से ये एमिशंस नहीं आते हैं। ये एमिशंस आते हैं रासायनिक खेती से, उस खेती से जिसमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। तो उस खेती के बारे में तो कुछ देशों ने कुछ कहा ही नहीं। यहाँ तक कि भारत, जो दुनिया को विश्व गुरु की तरह अब मतलब कहता है कि हम दुनिया के विश्व गुरु हैं, और जहाँ से जैविक खेती का मतलब जन्म हुआ, आप ऐसे समझिए, यहाँ से जैविक खेती नहीं बल्कि तरह तरह की खेतियों का जन्म हुआ, उस देश ने इस इस अपॉर्चुनिटी को जो है नहीं अपनाया और इसको जो है नहीं उसका जो है काम कर पाए। सो दोस्तों, सबसे पहले तो ये कुछ विशेष मुद्दे थे। और अब आप तो देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से वायुमंडल में इतने सारे बदलाव आ रहे हैं। टेम्परेचर कहीं 50 डिग्री हो रहा है, कहीं पानी गिर रहा है तो पानी गिरे जा रहा है, कहीं अगर ठंड पड़ रही तो ठंडी पड़ रही है, कहीं अगर कोहरा हो रहा है तो कोहरा ही हुआ जा रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों का समाधान जो है कृषि में है। दोस्तों, ये जान के बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको भी अच्छा लगेगा कि अगर हम अपनी कृषि सुधार लें तो हम जो समस्याएं होने वाली हैं, हमारी हमारी जो है वायुमंडल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो ऋतु से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको हम किस तरह से समझा पाएंगे या सुधार पाएंगे। सो दोस्तों, अब हम लोग जुड़ते हैं हमारे पहले अतिथि से, जिनका नाम है श्याम सरन जी। ये हमें बताएंगे कि किस प्रकार से कॉप में क्या गलतियां हुई, क्या उपलब्धियां थी कॉप की, और हमें आगे क्या देखना चाहिए। तो श्याम सरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द वायर में। और सबसे पहले तो मैं आपको ये सवाल पूछना चाहूंगा कि कॉप 26 में हुआ तो हुआ क्या, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बताएं। कॉप 26 एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मीटिंग थी, क्योंकि जो हमारे पास समय बचा हुआ है, एक वो पर्यावरण की जो एक क्राइसिस है, एक बड़ी चुनौती है, उसको किसी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, वो होना था इस कॉप 26 में। लेकिन खेद इस बात की है कि हालांकि कई महानुभाव लोग वहां पे
इस मीटिंग में शामिल थे, हमारे प्रधानमंत्री भी वहां पे थे, लेकिन जो उसकी आउटकम डॉक्यूमेंट है, ग्लासगो पैक्ट है, अगर उस पे अगर ध्यान से अगर उसका अध्ययन किया जाए तो यही पता चलता है कि जो हमारे सामने जो चुनौती है, उसके उसके कंपैरिजन में ये जो कुछ भी हासिल उपलब्धि हुई है, वो मैच नहीं करती है। हमारे सामने जो अभी भी बहुत ही लंबा रास्ता है, या ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो ये बड़ी बड़ी निराशा की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण मीटिंग में जो उपलब्धि होनी चाहिए थी, मिनिमम जो होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। जी, अब मेरा दूसरा सवाल सरन जी, कि क्या वो कोई ऐसे लक्ष्य थे जिनको भूल दिया गया, या फिर कुछ ऐसी कमियां रह गई हो जो COP 26 के नेगोशिएशंस में आपको लगा हो कि कोई बातें जो उभर के सामने नहीं आई? देखिए, अगर अगर इस चुनौती का सामना करना है तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि ये दिस इज ए shift which is required from fossil fuel based growth to a non fossil fuel clean energy based growth। जी, ये हमारा एक जो ट्रांजिशन है, इसके बिना क्लाइमेट चेंज से नहीं जूझ सकते हैं। ये बहुत ही स्पष्ट रहा है, काफी दिनों से स्पष्ट रहा है। तो अगर ये शिफ्ट लाना है तो उसके लिए ये बहुत अनिवार्य है कि हमारे जो आर्थिक प्रणाली है, उसको किसी तरह बदलना है, और जितना जल्दी बदल सके उतना अच्छा है। लेकिन हालांकि कुछ ऐसे आउटकम डॉक्यूमेंट में देखिएगा कि जो ये कोयला का जो खपत है, जो अगर उसको किसी तरह हम अगले दिनों में कम करते जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल खत्म तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कम करते जाएंगे, लेकिन जो बाकी फॉसिल फ्यूल है जैसे कि तेल है, गैस है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो ऐसा तो नहीं है कि केवल कोयला से हमें समस्या है, बाकी भी जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उससे भी समस्या है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। दूसरी चीज है कि देखिए, जो अभी अगर आप देखें आउटकम डॉक्यूमेंट को, तो जिस तरह से एक सपोर्ट मिलनी चाहिए थी जो ये विकासशील देश हैं उनके लिए, वो जो सपोर्ट है वो भी नहीं हासिल हुआ। ये भी नहीं कहा गया कि किस तरह से सपोर्ट दी जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होगी, टेक्नोलॉजी की सपोर्ट क्या होगी। इन सब मामले में बहुत ही वेग कमिटमेंट्स हैं। जो भी पहले कहा गया था कि $100 बिलियन 2009 से एक्चुअली शुरुआत हुई कि 2015 से 2020 के बीच में हर साल $100 बिलियन की जो ट्रांसफर है वो की जाएगी डेवलपिंग कंट्रीज की। लेकिन ये तो हो नहीं पाया। अब आपने आउटकम डॉक्यूमेंट में देखा कि उन्होंने ये मंजूर किया है कि उन्होंने नहीं कर पाए हैं, उसको कमिटमेंट को मीट नहीं कर पाए हैं। अब कहा गया है कि अच्छा ठीक है, अब इस साल से लेके 2025 तक हम कोशिश करेंगे ये फिगर आने के लिए। और देखिए कि ये जो ट्रांजिशन है, इसके लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो आवश्यकता है, फाइनेंस की आवश्यकता और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता, अगर उसका स्केल देखा जाए तो जो कुछ भी कमिटमेंट फ्यूचर में कह रहे हैं कि देंगे, वो कमिटमेंट बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हालांकि सब लोग कह रहे हैं कि ये कि क्लाइमेट इमरजेंसी है,
एक बहुत बड़ी क्राइसिस हमारे हमारे सामने है, लेकिन अगर देखा जाए कि उस क्राइसिस को मीट करने के लिए क्या करने को तैयार है, उससे लगता है हमें कि अभी भी उस तरह की अवेयरनेस जो है और एक कमिटमेंट जो है वो नहीं हासिल हो पाई। मेरा तीसरा सवाल सरन जी कि आप आप तो जानते हैं कि 1.5 का लक्ष्य दिया गया है विश्व के सारे नेताओं ने, लेकिन क्या ये लक्ष्य सस्टेनेबल कृषि के बिना पाया जा सकता है? क्या बिना अपनी कृषि को बदले हम इस लक्ष्य को पा पाएंगे? जो एमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, ज्यादातर वो इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट से आती है। जहां तक मुझे ख्याल है कि कृषि क्षेत्र से करीब आज के दिन में करीब 14% से लेके 18% की जो उनका शेयर है ये एमिशंस में। तो हाँ, ये सही है कि कृषि क्षेत्र भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, लेकिन कृषि क्षेत्र के जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इतना ज्यादा नहीं है जितना कि इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट से है। लेकिन सही आपने कहा है कि कृषि क्षेत्र में भी बहुत ही अनिवार्य है कि हमको एक सस्टेनेबल मॉडल को अपनाना चाहिए। खास करके भारत ऐसे देश में आप देख रहे हैं कि भारत में कई हमारे सामने ये प्रश्न उठ रहे हैं। अब पानी की खपत देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं या टॉक्सिक पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जो ये जमीन की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो कम होते जा रही है। ये जो केमिकल्स हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, वो हमारे फूड चेन में आ जा रही हैं। और क्योंकि जिस तरह की स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट किया है, जो कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई थी, जिसको कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो मेन फोकस था कि हाइब्रिड सीड इस्तेमाल कीजिए, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कीजिए, पेस्टिसाइड इस्तेमाल कीजिए, और बहुत ही ज्यादा आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। और ये जो स्ट्रैटेजी है, कैसे बात है कि शुरुआत में इससे हमें सफलता मिली, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ सक्सेसफुल रेवोल्यूशन। लेकिन उसके अगर पिछले 20-30 सालों में देखें तो ये एक डिमिनिशिंग रिटर्न्स का एक सेक्टर हो गया है। और भी ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल कीजिए, और भी ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल कीजिए, और भी ज्यादा पानी इस्तेमाल कीजिए, इससे पर्यावरण पर बहुत ही गहरा एक इम्पैक्ट हो रहा है। तो भारत को भी चाहिए कि इस ये आईएडीपी वाली जो पुरानी स्ट्रैटेजी थी उससे हटके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो स्ट्रैटेजी है उस पे आना बहुत जरूरी है। ना केवल क्लाइमेट चेंज की चुनौती को का सामना करने के लिए, लेकिन जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी है और हेल्थ सिक्योरिटी है, ये तीनों एक साथ मिल गए। तो इस तरह की जो मल्टीपल एक चैलेंज है उसको मीट करने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत ही जरूरी है। मैं इसको केवल क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से नहीं देखता हूं, मैं बाकी ये जो डायमेंशंस है जो आपको हमने बताया कि एक वाटर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, एक ये हेल्थ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आप मीथेन की अगर बात कर रहे हैं तो ये सही है कि भारत में भी क्योंकि हमारे ये बोवाइन पॉपुलेशन की जो संख्या है वो बहुत ही बड़ी संख्या है, लेकिन जिस तरह का एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है एनिमल हस्बेंड्री का भारत में, उसके कंपैरिजन में जो अमेरिका में हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में हो रहा है, क्योंकि वहां पे तो ये बहुत ही इंटेंसिव एक बीफ प्रोडक्शन के लिए या मटन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंटेंसिव एक इंडस्ट्री बन गई। वो तो एग्रीकल्चर नहीं हुआ, वो तो इंडस्ट्री बन गया है।
तो वहां पे सही है कि मीथेन की एमिशंस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जो कहते हैं एफ्लुएंस जो आते हैं इनसे इस क्षेत्र में, वो काफी काफी क्योंकि मीथेन जो है वो कार्बन एमिशंस के कंपैरिजन में उसकी जो ये टेम्परेचर बढ़ाने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा है। हालांकि वो एटमॉस्फेयर में उतना समय तक नहीं रहता है जितना कि कार्बन एमिशंस रहता है। तो मीथेन की समस्या तो है, लेकिन मैं सोचता हूं कि भारत एक ये प्रॉब्लम कंट्री नहीं है इस रिगार्ड में। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगा कि मीथेन की जो समस्या है, वो अगर हमारे भारत में भी इस बात पे गौर करना चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत ही बड़ी जो संख्या है कैटल पॉपुलेशन की भारत में, उसके और भी अलग से नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो केवल मीथेन की प्रॉब्लम नहीं है, और भी उसे 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 और भी समस्या है जो कि शायद हम उतना उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो अगर भारत ने उसमें उस जो इनिशिएटिव है उसमें अगर भाग नहीं लिया, तो मैं इसको ज्यादा बहुत नहीं देता। तो दोस्तों, ये थे श्याम सरन जी, जो कई बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और आपने इनकी बातों से खुद ही सुना कि भारत किस मुकाम पे है और दुनिया किस मुकाम पे है। अब मैं बुलाना चाहूँगा अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर वंदना शिवा जी को, जो एक दार्शनिक हैं और साथ ही साथ इन पर्यावरण के मामले में एक विदुषी। तो समय न बर्बाद करते हुए वंदना शिवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द वायर के कार्यक्रम कृषि की बात इंद्र के साथ में। और अब हम बात करना चाहेंगे COP 26 की। अभी आप जानती हैं कि किस प्रकार से पिछले महीने विश्व के कई सारे नेता, मोदी जी भी वहां पहुंचे और सब आके बैठ के बात करने लगे कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज होगा या उसको कैसे रोका जाए। आपको क्या लगता है कि वहां पे क्या हुआ, क्या बातें हुई वहां पे, क्या निर्णय निकले? पहली बात तो ये COP 26वां COP है, तो सबको सोचना चाहिए कि इनके पहले क्या हुआ। 92 में UN क्लाइमेट ट्रीटी बनी थी, UN फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। भारत उसका निर्माता था। हम लोगों ने वो ट्रीटी बनाई कि जो लोग पोल्यूशन करके तबाह कर रहे हैं दुनिया को जलवायु परिवर्तन से, उस समय सोचते थे भविष्य में होगी दिक्कत। 99 में सुपर साइक्लोन आया, उड़ीसा में 30,000 लोग गायब। 2013 में केदारनाथ का ग्लेशियर मेल्ट हुआ, डैम बिल्डिंग की वजह से तबाही, 20,000 लोग गायब। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स 5,000 है, पर हमेशा पूरा स्टैटिस्टिक्स नहीं दिया जाता। इस साल हमारे उत्तराखंड में 200 लोग गायब ऋषि गंगा की ट्रेजेडी में, 77 पीपल अक्टूबर में जब बारिश होनी नहीं चाहिए। ये जो क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट केओस है, ये पोल्यूटिंग देशों ने किया है। वही देश 92 में रिलक्टेंट थे, ये साइन नहीं कर रहे थे ट्रीटी, और तब से खिसकते रहते हैं नीचे की तरफ। ओबामा साहब कोपेनहेगन में आए और कहा कि हम क्यों कानून को मैनेज कर रहे हैं, हमें तो अपना वॉलंटरी कमिटमेंट करना चाहिए। तो मैं ओबामा को क्लाइमेट ट्रीटी को दफनाने वाले प्रेसिडेंट कहती हूं। और पेरिस को जो सेलिब्रेट करते हैं वो ट्रीटी नहीं है, वो वॉलंटरी एग्रीमेंट्स है। उसमें बिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड लिख रहे थे। ज़करबर्ग जिनने मेटावर्स शुरू कर दिया है, और गेट्स जिनके ऊपर मैंने किताब वननेस वर्सेस 1% लिखी है, वो पेरिस की वजह से मैंने लिखी कि कब से बिलियनर्स अंतरराष्ट्रीय कानून बनाने लग गए हैं। तो इस कॉप में वो ही हुआ जो हर कॉप में हुआ है। पीछे 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 वही बिलियनर्स नए रास्ते ढूंढते हैं कि पोल्यूशन के द्वारा कैसा और पैसा बनाए, और दूसरा कैसे हम तीसरी दुनिया के देश इंडिया जैसे उनको गुंडा दिखाएं। और वो तो दिखा ही रहे हैं कोल पे। पर मैं इतनी उम्र हो गई मेरी, कोल फायर प्लांट्स थोड़े से होते थे और विश्व बैंक ने फैलाए सारा कर्ज, विश्व बैंक के कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के लिए सारा कर्ज, विश्व बैंक के फॉसिल फ्यूल
हम फॉसिल फ्यूल, हिंदी में क्या सुंदर शब्द है, जीवाश्म ईंधन, जो मरा हुआ ईंधन है, क्योंकि तरह तरह के जिंदा ईंधन भी है, और उन्हें फंसाया और अब कह रहे हैं नहीं नहीं अब इम्प्रूव करो। अब डेटा पे डेटा आ रहा है, इनकी तो मशीनरी बैठी हुई है, और नेट जीरो का एक नया खेल शुरू कर दिया कि हम पोल्यूशन भी करते रहेंगे, हम अपने पोल्यूशन पे पैसा भी बनाएंगे, अब हम तुमको नया गुलामी देंगे। तो हम तुम्हारे खेत में कितना कार्बन है वो हम मेजर करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। तुम्हारी गाय कितना मीथेन इमिट कर रही है वो मेजरमेंट भी हमारा ही होगा। और गौ माता को ये नया क्लाइमेट क्रिमिनल बना दिया है। भारत को तो उठना चाहिए। मेरी स्टडीज ने कोपेनहेगन के लिए मैंने की थी कि इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट फार्मिंग जो पश्चिम के देश करते हैं और हम पे थोप रहे हैं, उससे 50% ग्रीन हाउस गैस आती है। पर एग्रीकल्चर ही नहीं, प्रोसेसिंग, प्लास्टिक, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन्स, जंगलों में घुसना, अमेज़न में घुस के सिर्फ जीएमओ सोया बनाना, और इंडोनेशिया में घुस के पाम ऑयल बनाना, कांगो में घुस के, हमारे जंगलों में नॉर्थ ईस्ट के में घुस के पाम ऑयल उगाना, ये सब 50% है। तो हमारा मौका है, ये मौका ये है कि भारत ने ही एक स्थायी कृषि दी है दुनिया को, जो कार्बन डाइऑक्साइड को पुल आउट करती है इंटेंसिफिकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस एक मिरेकल टेक्नोलॉजी है जो प्रकृति ने हमें दी, बिलियनर्स ने नहीं दी है, पश्चिम ने नहीं दी है, धरती माँ ने दी है। एक पत्ते में, हरे पत्ते में काबिलियत है कि सूरज की किरणों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेके कार्बोहाइड्रेट बना के हमको खाना भी दो, जानवरों को स्ट्रॉ भी दो, और हमको ऑक्सीजन भी दो ब्रीथ करने के लिए। यही प्रकृति का जीवन चक्र है। वंदना जी, यहाँ पर मैं आपको एक बार रुकना चाहूंगा और दर्शकों के लिए मैं ये बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस रासायनिक खेती ने मतलब एक तरफ से जो है ये कार्बन एमिशन स्टार्ट किए और इसकी वजह से जो ये होने लगा, इस सारी प्रकृति पे प्रभाव पड़ने पड़ा, ये कहाँ से शुरू हुई? क्या यही वो लोग हैं जो आज की तारीख में इस क्लाइमेट ट्रीटी में आ रहे हैं और इसमें अपने नियम बना रहे हैं? क्या ऐसा हो गया है कि जो बीमार थे वही हमें अब दवाई देने लग, जिन्होंने बीमारी दी वही अब हमें दवा देने लग गए हैं? बिल्कुल ठीक बोले तुम इंद्र। ये कृषि आई वही विश्व बैंक से, वही फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन से। उस समय के बड़े मिलियनेयर रॉकफेलर थे जो स्टैंडर्ड ऑयल के ओनर थे, ऑयल रेट एम्पायर उन्हीं ने बनाया। वो फर्टिलाइजर में भी इन्वेस्ट कर रहे थे। वो IG फार्बन के साथ हिटलर की जर्मनी में गैसेस बना रहे थे लोगों को मारने के लिए। सारी की सारी केमिकल फर्टिलाइजर्स जीवांश ईंधन से बनती है, फॉसिल फ्यूल से बनती है, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो हर्बिसाइड हो। और यही तेल वाले लोगों ने ये सब बनाया है। और 65 में एक सूखा पड़ा था, दाम बढ़े थे, कोई मरा नहीं था भूख से, उनने थोपा भारतवर्ष पे हरित क्रांति। 84 में किसान उठे थे, तब मैंने हरित क्रांति पे रिसर्च किया, किताब लिखी, हरित क्रांति एक भ्रांति, द वायलेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। और यही लोग आज क्या कह रहे हैं, अरे भारत की कृषि, ओ किसान स्टबल बर्निंग कर रहे हैं। मैं कितनी खुश हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टॉप ब्लेमिंग द फार्मर्स, स्टबल बर्निंग इज अ फ्रैक्शन। और मैं जानती हूं कि ये हरित क्रांति के साथ आया था। नॉर्मन बोरलॉग ने ड्वार्फ वैरायटी बनाई क्योंकि फर्टिलाइजर के लिए लंबी वैरायटी नहीं चलती थी, वो सत्याग्रह करके लेट जाती थी, कहती नहीं चाहिए तुम्हारा जहर। तो उनने ड्वार्फ वैरायटी बनाई फर्टिलाइजर के लिए, ड्वार्फ अपना फर्टिलाइजर बेचने के लिए। वो ड्वार्फ वैरायटी को फिर कंबाइन हार्वेस्टर से जब लिया जाता है, तब वो ऊपर का लेके नीचे स्टबल छोड़ देते हैं। हमारे लिए स्ट्रॉ और ग्रेन दोनों ही खाना है जी। स्ट्रॉ और जानवरों के लिए और ग्रेन हमारे लिए। हमने स्ट्रॉ को वेस्ट बना के एक किसानों को सिखाया गया वो, और अभी भी सोल्यूशन दे रहे हैं मशीनीकरण और मशीनीकरण कर। अगर हम जिस तरह की खेती हो रही है अमेरिका में या ब्राजील में वो करें, एक एक किसान उछड़ेगा और भी और तबाही होगी। हम जैव विविधता के देश हैं, हम जैविक खेती के देश हैं जिनने दुनिया को दिया। उस जैविक खेती में
क्लाइमेट का सोल्यूशन भी है, कृषक संकट का भी सोल्यूशन है, भूख का भी सोल्यूशन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी एक जो नया, आप तो जानते हो डीएपी का क्या क्राइसिस हो रहा है। डीएपी का फर्टिलाइजर कॉस्ट 300% बढ़ा है, और अमोनिया का मैन्युफैक्चर $100 पर टन होता था पिछले साल तक, अब $1000 पर टन हो रहा है। ये ताकतें इकट्ठा होके एक आर्टिफिशियल संकट बना रही हैं। पहले डिपेंडेंसी बनाई फॉसिल फ्यूल और फॉसिल फ्यूल केमिकल्स पे, अब मैनिपुलेट कर रहे हैं कि डूब जाए हमारी खेती, मैनिपुलेट कर रहे हैं प्राइसेस, मैनिपुलेट कर रहे हैं सब कुछ, और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी की पूरी तरह हम उनके खाने पे नहीं निर्भर हो, क्योंकि वो खाना नहीं बना सकते पूरी दुनिया के लिए। वो चाहते हैं कि वही बड़े मोंसेंटो, बायर और बड़ी बड़ी जहरीली कंपनियां बड़ी बड़ी प्रोडक्शन करें, और आर्टिफिशियल फूड, फर्जी खाना लैब में बन के दुनिया को दिया जाएगा। अगर हम अन्नम ब्रह्मन मानते हैं, मेरे पीछे अन्नपूर्णा देवी है, हम अन्न को देवी मानते हैं, देवता मानते हैं, वो देश फर्जी खाना खाएगा, वो देश किसानों को खत्म करेगा, वो देश धरती माँ पे आक्रमण करेगा। मेरे लिए तो ये मंजूर नहीं है। वंदना जी, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, और मेरा आपने कई सारे मुद्दे उठाए जिनमें हमें और ज़्यादा गहराई से जाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपका ध्यान जो है एक विशेष मुद्दे की ओर लेना चाहूँगा। इस मीटिंग के दौरान एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की एक पॉलिसी के बारे में बातचीत की। पहले हम उसमें खबर आई कि उसमें भारत भी शामिल है, लेकिन बाद में मंत्रालय ने ये कन्फर्म किया कि उसमें भारत शामिल नहीं है। तो इसको आप इस रवैये को आप किस तरह से देखते हैं भारत सरकार के, कि एक तरफ हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम परंपरागत खेती करना चाहते हैं, और दूसरी ओर जब पूरा विश्व हमें देख रहा है और साथ ही साथ कई और ऐसे लोग जब भारत पे आस लगा के बैठे हैं, तो भारत इतनी अहम चीज़ पे जो है मुकर जाता है और या इसका जो है सिग्नेटरी नहीं बनता है। मैं इसको उसी तरह देखती हूँ जिस तरह मेरा हरित क्रांति के रिसर्च ने मुझे दिखाया है कि एक आर्म ट्विस्टिंग होती है, जो 91 का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का आर्म ट्विस्टिंग था, जिसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म करो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाओ, एपीएमसीज मारो, ये सब 91 का वर्ल्ड बैंक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है। हरित क्रांति एक कंडीशनैलिटी है। लोगों को भारत की खबर में नहीं मालूम पड़ रहा है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने मिलके एक एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट एम फॉर सी, AIM for C करके लॉन्च कर दिया है। उसमें किसानों के बिना खेती, खेती के बिना खाना, ये उनका दृष्टिकोण है, और एनर्जी इस्तेमाल हो और आर्टिफिशियल सब कुछ हो जाए और तीसरी दुनिया के किसान मिट जाएं। ये तो एक प्रपोजल लिख दिया गया है। वंदना जी, क्या यही है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर? क्या यही है प्रिसिशन एग्रीकल्चर जिसकी कई सारे लोग बात करते हैं, कई सारी मीटिंगों में इसका जिक्र होता है? क्या यही है वो चीज? क्लाइमेट स्मार्ट उनका मतलब, भाई क्लाइमेट स्मार्ट तो वो होगा ना जो मौसम बदलाव को रोकेगा एमिशंस कट करके, वो क्लाइमेट स्मार्ट है। वो धर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाता है। क्लाइमेट स्मार्ट की मैंने पोल्यूशन करके तबाही की है तीसरी दुनिया में, अब मैं उनकी खेती को भी कंट्रोल करूंगा, बता के कि उनको क्या खेती करनी है। एक नए वायलेंस के साथ, डेटा कंट्रोल के साथ, डेटा इज द न्यू ऑयल जो कहते हैं, पर इट्स अ सर्वेलेंस सिस्टम। वो खेती नहीं कर सकते, वो फंजाई नहीं बना सकते, वो धरती माँ की देखभाल नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि 2% यूरिया कम करोगे, 1% पेस्टिसाइड कम करोगे, उनके एक भी रेसिपी में एंडिंग केमिकल डिपेंडेंस, एंडिंग फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि उसको और केमिकल्स बेचने हैं और फॉसिल फ्यूल करना है। तो क्लाइमेट स्मार्ट राउंड अप शुरू हुआ था, मिस मोंसेंटो का राउंड अप फैलाए। वो कह रहे थे क्यों लोग वीडिंग में काम कर रहे हैं, क्यों आप अपना बथुआ खाते हो, क्यों अपना रामदाना एमरंथ खाते हो, वीड के तरह राउंड अप करो। अब हर्बिसाइड टॉलरेंस का BT कॉटन इलीगल आ गया है, ये उनके लिए क्लाइमेट स्मार्ट है। और प्रिसिशन, जब एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आपकी प्रकृति है और उस सोफिस्टिकेशन के साथ हमारे 10,000 साल का कृषि ज्ञान है, वो एक हार्मनी है, एक सिंफनी है। सिंफनी में आप नहीं कहते हैं ये नोट प्रिसाइज है, सब नोट्स को एक साथ प्रिसाइज होके एक साथ प्ले होगा, तब सिंफनी बनती है। ये प्रकृति है, ये जीवन है। लाइफ
इस्तेमाल किया था वर्ड। हम दो चीजों पे अगर अपनी ज्ञान के बेसिस पे आगे बढ़ें, लाइफ and the sun's gifts. The sun's gifts are through photosynthesis and the plants and the soil. And life is the self-organized complexity of this beautiful world. ये हम जानते हैं, हमारे किसान जानते हैं, हमारी महिलाएं जानते हैं, उसकी तरफ मुड़ना पड़ेगा भारत को। और ये जो ज्ञानी आते हैं बार बार नया गुलामी के लिए, उनसे बच के रहना पड़ेगा। ये जो एक आखिरी में पूरे मीडिया इंडिया को ब्लेम कर रहा है कोल पे, कि सारा गड़बड़ कर दिया भारत ने, उनको अंदर जो हो रहा था वो देखना चाहिए कि किस तरह असली बुली आज भी अमेरिका ही था। और आज भी अमेरिका की एग्री बिजनेस और पॉइजन कार्टेल और बिलियनर्स वो ही थे, वो ही पीछे पीछे लिख रहे हैं कि क्या भविष्य होगा मानवता का, क्या भविष्य होगा खाने का, क्या भविष्य होगा कृषि का। ये भविष्य असली अमृत उत्सव हमारे 75 इयर्स का, अगर हमें 100 इयर्स में आजादी बना के रखनी है तो हमें धरती माँ को सुनना पड़ेगा, किसानों को सुनना पड़ेगा, महिलाओं को सुनना पड़ेगा। अंत में वंदना जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप संक्षेप में दें कि हम में से जो लोग किसान हैं या जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ सच में करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, वो किस प्रकार से धरती की मदद करने के लिए कार्य कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पे आप टिप्पणी करें। मैंने 1984 से जब पहला आंदोलन शुरू हुआ था पंजाब में हरित क्रांति के खिलाफ, रासायनिक खेती के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, कर्ज के खिलाफ, तब से मैंने अपना जीवन एक स्थायी कृषि, एक प्रकृति के साथ अहिंसक खेती के लिए दी है। और इसलिए हमने नवदानिया बनाया है, और नवदानिया का बीज विद्यापीठ किसानों के लिए है कि एक जो ट्रांजिशन है वो हम कर लें। हम पहले 1 साल का प्लान बनाए, 5 साल का प्लान बनाए, और पूरा भारत के कंज्यूमर्स कहें कि हम जहर नहीं खाएंगे, हम सीधे किसानों के साथ जुड़ेंगे और किसान शपथ खाएं कि जो हमको कर्ज में डुबा रहा है खेती, वो जहर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये कर्ज और बढ़ेगा। जिस तरह DAP का अगर हम इस साल का ट्रेंड देखें, अगले साल खेती हो नहीं पाएगी। और इसलिए जैविक खेती ही एक रास्ता है भारत को आजाद रहने का, कृषि को आजाद रहने का, और भारत को भूख से आजाद रहने का। तो वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ शो में जुड़ी और आपने अपना समय हमें दिया। तो दर्शकों, अगर आपको भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं, या आप भी कोई ऐसी बात रखना चाहते हैं वंदना शिवाज तक, तो भूलिएगा मत हमारे YouTube चैनल पे अपना कमेंट करने के लिए, और हमारे ट्विटर हैंडल पे कृषि की बात हैशटैग के साथ अपनी बात लिखने के लिए। धन्यवाद। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.